इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो आने वाले कल की पूरी कहानी लिख देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत बड़े राजनीतिक प्रयोग को समझने की कोशिश करेंगे, भारत की पहली अंतरिम सरकार। ये सिर्फ एक कैबिनेट नहीं थी, नहीं, ये तो आज़ादी से ठीक पहले भारत का सबसे बड़ा इम्तिहान था। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये जो हाथ से लिखी हुई लिस्ट है ना, इसे जरा देखिए। पहली नज़र में तो ये बस किसी मीटिंग के नोट्स जैसे लगते हैं, कुछ नाम हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स, पर असल में ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ब्लूप्रिंट था। सोचिए, ये वो कागज है जिसने एक ढहते हुए साम्राज्य की राख पर एक बिल्कुल नए देश के गवर्नेंस सिस्टम की नींव रखने की कोशिश की थी। जरा उस दौर में चलते हैं। साल 1946। 200 साल का ब्रिटिश राज अब खत्म हो रहा था और इसके खत्म होते ही एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बन गया था। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल अनिश्चितता नहीं थी, नहीं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइसिस था। असली चुनौती सिर्फ आज़ादी पाने की नहीं थी, बल्कि उस विशाल सरकारी मशीनरी को संभालने की थी जिसे अंग्रेज अपने पीछे छोड़कर जा रहे थे। और इसी सिचुएशन में अंतरिम सरकार बनाई गई। इसे आप एक तरह की ट्रांजिशनल, मतलब एक अस्थायी सरकार समझ सकते हैं। लेकिन अगर एक पॉलिसी एनालिस्ट के नज़रिए से देखें ना, तो ये इंडियन लीडरशिप के लिए एक स्ट्रेस टेस्ट था। सवाल ये थे कि क्या भारतीय नेता देश चला सकते हैं, क्या वो एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये आज़ादी से पहले का आप कह सकते हैं फाइनल एग्जाम था। तो फिर इस इम्तिहान को देने के लिए कौन लोग चुने गए? कौन थी वो टीम? ये उन दिग्गजों की टीम थी जिनके हर एक फैसले पर एक पूरे नए देश का भविष्य टिका हुआ था। सरकार की कमान संभाली जवाहरलाल नेहरू ने, और उनके पास प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय भी था। और ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक फैसला था, क्योंकि उस वक्त भारत को दुनिया के नक्शे पर फौरन अपनी पहचान बनानी थी, एक आज़ाद, एक सॉवरेन देश के तौर पर। तो नेहरू दुनिया के लिए भारत की वो आवाज़ बनने वाले थे। और फिर टीम में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय दिया गया। और ये शायद उस सरकार का सबसे मुश्किल काम था। सोचिए, उनका लक्ष्य सिर्फ देश के अंदर की सिक्योरिटी देखना नहीं था, बल्कि 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाना था, देश को बिखरने से बचाना था। ये एक तरह से देश की सीमाओं को खींचने वाला मिशन था। इनके अलावा देश को बनाने के लिए दूसरे पिलर्स भी खड़े किए गए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला कृषि मंत्रालय, मतलब करोड़ों लोगों के पेट भरने की जिम्मेदारी। बलदेव सिंह ने संभाला डिफेंस और सी राजगोपालाचारी ने एजुकेशन। मतलब इससे साफ पता चलता है कि एक नए देश को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किन किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस टीम में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। ये सरकार एक बहुत बड़े और सोचे समझे रिस्क पर बनी थी, एक ऐसा रिस्क जिसने इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रुख ही मोड़ दिया। याद है वो पहला डॉक्यूमेंट? चलिए उस पर वापस चलते हैं। उसके बिल्कुल नीचे लिखा ये छोटा सा नोट देखिए। लिखा है, नोट मुस्लिम लीग के 5 सदस्य थे, कुल 14 सदस्य में से। ये बस एक लाइन नहीं है, ये इस सरकार के डिजाइन में छिपा सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा रिस्क था। 14 में से 5, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। कैबिनेट गवर्नेंस में जहां हर बड़ा फैसला आम सहमति से लेने की कोशिश होती है, वहां 5 लोगों का एक विरोधी ग्रुप पूरे सिस्टम को जैम कर सकता है। ये ठीक वैसा ही था जैसे सरकार के अंदर ही एक ऑपोजिशन पार्टी बिठा दी गई हो। ये जो डोनट चार्ट है ना, ये इस पॉलिटिकल डिवाइड को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, एक तरफ है 9 सदस्य, कांग्रेस और उसके सहयोगी, जो एक यूनाइटेड इंडिया चाहते थे, और दूसरी तरफ है मुस्लिम लीग के 5 सदस्य। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कैबिनेट की हर मीटिंग एक आइडियोलॉजिकल जंग का मैदान थी, और ऐसे में पॉलिसी बनाना लगभग नामुमकिन था। और ये जो मतभेद था ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं था। कांग्रेस का गोल था एक अखंड सेक्युलर भारत बनाना, वहीं मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही मकसद था, एक अलग देश, पाकिस्तान। अब सोचिए, जब 2 ग्रुप्स के फाइनल गोल ही एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हों, तो हर पॉलिसी एक जीरो सम गेम बन जाती है, मतलब एक की जीत दूसरे की हार। इसका सबसे बड़ा केस स्टडी है फाइनेंस मिनिस्ट्री का मुस्लिम लीग को मिलना। लियाकत अली खान बने फाइनेंस मिनिस्टर। अब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए देश एक गाड़ी है और आपने उसका स्टीयरिंग व्हील किसी ऐसे इंसान को दे दिया है जो उस मंजिल पर पहुंचना ही नहीं चाहता।
फाइनेंस मिनिस्ट्री के जरिए मुस्लिम लीग कांग्रेस के हर प्रपोजल का बजट रोक सकती थी। ये एक तरह का पॉलिसी चेकमेट था। तो सवाल उठता है कि इस बंटी हुई सरकार की लेगेसी क्या रही? इस कह सकते हैं असफल राजनीतिक एक्सपेरिमेंट से भारत बनाने वालों ने क्या सीखा? चलिए इसके नतीजों को एनालाइज करते हैं। इस टाइमलाइन पर जरा नजर डालिए। ये सरकार 1 साल से भी कम चली, लेकिन इतने कम वक्त में इतिहास बहुत बहुत तेजी से आगे बढ़ा। सरकार का बनना, उसके काम करने में जो मुश्किलें आईं, और फिर आज़ादी और बंटवारा, सब कुछ एक तूफान की रफ्तार से हुआ। तो अगर इसका एक सार निकालें, एक तरह की एग्जीक्यूटिव समरी, तो नतीजे मिले जुले थे। पहला लक्ष्य था ये साबित करना कि भारतीय खुद शासन कर सकते हैं। इसमें तो वो कामयाब रहे। लेकिन दूसरा लक्ष्य, एक यूनाइटेड इंडिया बनाए रखने का, वो पूरी तरह से फेल हो गया। इस सरकार के तजुर्बे ने ये एकदम साफ कर दिया था कि पावर शेयरिंग का ये मॉडल काम नहीं करेगा। और शायद इसी अनुभव ने बाद में संविधान बनाने वालों को एक मजबूत सेंटर वाली फेडरल व्यवस्था बनाने के लिए इंस्पायर किया, ताकि देश दोबारा कभी ऐसे डेडलॉक में ना फंसे। और आखिर में एक सवाल आज भी खड़ा है कि ये अंतरिम सरकार क्या थी? क्या ये एकता का एक नाकाम एक्सपेरिमेंट था, या फिर ये एक जरूरी स्ट्रेस टेस्ट था जिसने उन दरारों को सबके सामने ला दिया जिन्हें भरना शायद नामुमकिन हो चुका था, और जिसने 2 नए देशों के जन्म की दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया?